नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। एमएसपी की कानूनी गारंटी समेत अन्य मांगों को लेकर पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों ने आज देश भर में रेल रोको का आह्वान किया है। रेल रोको आंदोलन आज रविवार को 4 घंटे तक चलने वाला है, जिसका सीधा असर रेल यातायात पर देखने को मिलेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक किसान आज देश भर में ट्रेनों को रोकेंगे और इस अभियान में महिला किसान भी शामिल होंगी। इसके तहत अकेले पंजाब में 52 स्थानों पर ट्रेनों को रोका जाएगा। किसान नेताओं ने कल शनिवार को जानकारी देते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि इस अभियान में नारी शक्ति बराबर की भूमिका निभाएगी और पंजाब के साथ देश भर में रेल रोकी जाएगी। किसानों के रेल रोको आह्वान के बीच किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने एक बार फिर सरकार से आग्रह किया है कि उसे सभी फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी देनी चाहिए। वह अपनी जिम्मेदारी से ना भागे। डल्लेवाल ने एक बार फिर इस बात पर जोर दिया कि किसानों को स्वामीनाथन आयोग द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार C2+ 50% फॉर्मूले के तहत सभी फसलों पर एमएसपी मिलनी चाहिए। उन्होंने उस दावे को भी खारिज कर दिया जिसमें कहा गया कि एमएसपी की वजह से सरकारी खर्च बढ़ेगा। डल्लेवाल ने कहा कि सरकार विदेशों से 1.38 लाख करोड़ रुपए का पाम तेल आयात करती है, लेकिन वह किसानों को सभी फसलों पर एमएसपी नहीं दे पा रही। चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने कल शनिवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जिसे राष्ट्रपति द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। उन्होंने यह इस्तीफा ऐसे समय पर दिया जब देश में लोकसभा चुनाव होने में कुछ ही समय बाकी बचा है। अब ऐसे में उनके इस्तीफे को लेकर कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। बता दें कि अरुण गोयल ने भारत के चुनाव आयुक्त के तौर पर 21 नवंबर 2022 को जिम्मेदारी संभाली थी। चुनाव आयुक्त पद से अरुण गोयल के इस्तीफा दिए जाने पर कांग्रेस ने चिंता जाहिर की है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर लिखा कि चुनाव आयोग या चुनाव चूक, भारत में अब केवल एक चुनाव आयुक्त है, जबकि कुछ ही दिनों में लोकसभा चुनाव की घोषणा होनी है। ऐसा क्यों? खड़गे ने कहा कि जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, यदि हम अपने स्वतंत्र संस्थानों के व्यवस्थित विनाश को नहीं रोकते हैं तो तानाशाही द्वारा हमारे लोकतंत्र पर कब्जा कर लिया जाएगा और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अब गिरने वाली अंतिम संवैधानिक संस्थाओं में से एक होगी। चूंकि चुनाव आयुक्तों के चयन की नई प्रक्रिया ने अब प्रभावी रूप से सारी शक्तियां सत्ताधारी दल और प्रधानमंत्री को दे दी हैं, इस पर मोदी सरकार को जवाब देना चाहिए और उचित स्पष्टीकरण देना चाहिए। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने भी अरुण गोयल के इस्तीफे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए यह बेहद चिंताजनक है कि चुनाव आयुक्त श्री अरुण गोयल ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इस्तीफा दे दिया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जैसी संवैधानिक संस्था कैसे काम कर रही है और सरकार उन पर किस तरह दबाव डालती है, इसमें बिल्कुल भी पारदर्शिता नहीं है। 2019 के चुनावों के दौरान श्री अशोक लवासा ने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के लिए पीएम मोदी को क्लीन चिट देने के खिलाफ असहमति जताई थी और बाद में उन्हें लगातार पूछताछ का सामना करना पड़ा। यह रवैया दर्शाता है कि शासन लोकतांत्रिक परंपराओं को नष्ट करने पर तुला हुआ है। इसे स्पष्ट किया जाना चाहिए और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हर समय पूरी तरह से गैर पक्षपातपूर्ण होना चाहिए। दिल्ली विधानसभा में कल शनिवार को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 76,000 करोड़ रुपए के बजट पर मुहर लगाई गई है। इस पास किए गए बजट से दिल्ली में बन रहे 8 फ्लाईओवर का काम पूरा होगा। बजट में मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना की घोषणा की गई। इसमें 18 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को प्रतिमाह 1,000 रुपए मिलेंगे। योजना के तहत बजट में 2,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस योजना का लाभ सरकारी नौकरी, पेंशन और आयकर भरने वाली महिलाओं को नहीं मिलेगा। बजट में बिजली, पानी में छूट व बसों में मुफ्त यात्रा समेत कई पुरानी योजनाओं को जारी रखा गया है। इसके अलावा सरकार ने शिक्षा को फिर से प्राथमिकता देते हुए इसके लिए 16,396 करोड़ रुपए का बजट रखा है। स्वास्थ्य पर 8,685 करोड़ और परिवहन व्यवस्था पर 5,702 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। दिल्ली विधानसभा में पास किए गए बजट की तारीफ करते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इसमें हर तबके, हर क्षेत्र का ख्याल रखा गया है। बजट माताओं बहनों को और सशक्त बनाएगा। इसमें 18 साल से ऊपर की हर महिला को 1,000 रुपए देने की घोषणा की गई है। अगर किसी घर में कई महिलाएं हैं और वो पात्र हैं तो सभी को योजना के तहत 1,000 रुपए मिलेंगे। मुख्यमंत्री ने दावा करते हुए कहा कि देश में 2 तरह का गवर्नेंस मॉडल चल रहा है, एक आम आदमी पार्टी का और दूसरा बीजेपी का।
आम आदमी पार्टी ने विकास मॉडल के तहत सरकारी स्कूल अस्पताल ठीक किए, मुफ्त 24 घंटे बिजली दी और बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाई जा रही है। वहीं बीजेपी दिल्ली में दवाइयां, स्कूल, मोहल्ला क्लिनिक, बिजली की सब्सिडी को रोक रही है। पश्चिम बंगाल सरकार ने नया कदम उठाते हुए अधिसूचना जारी की है कि इस बार रामनवमी के अवसर पर यानी 17 अप्रैल को छुट्टी होगी। बता दें कि यह पहली बार होगा जब रामनवमी पर बंगाल सरकार द्वारा छुट्टी की घोषणा की गई है। कल शनिवार को जारी एक बयान में इस बात की जानकारी दी गई। बता दें कि बंगाल में हमेशा से दुर्गा पूजा, काली पूजा और सरस्वती पूजा बड़े त्योहार के रूप में मनाए जाते हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से रामनवमी और हनुमान जयंती भी धूमधाम से मनाई जा रही है। कई अन्य त्योहारों पर सार्वजनिक अवकाश होता था, लेकिन रामनवमी पर बंगाल में अवकाश नहीं होता था और पिछले साल बंगाल में रामनवमी के मौके पर कई जगह पर हिंसा भी हुई थी, जिसे भाजपा ने बड़ा मुद्दा बनाते हुए राज्य सरकार को घेरा था। और बीजेपी अक्सर ये आरोप लगाती रही है कि राज्य सरकार रामनवमी के दिन लोगों के एकत्रित होने और धार्मिक जुलूस निकालने के लोगों के अधिकार पर अंकुश लगाने की कोशिश करती है। अब वहीं लोकसभा चुनाव से पहले बंगाल सरकार की इस घोषणा को चुनावी हथकंडे के रूप में देखा जा रहा है। इंडिया अलायंस के बीच आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सीट बंटवारे पर चल रही बातचीत सकारात्मक दिशा में बढ़ती दिख रही है। दरअसल ऐसा इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बाद अब तमिलनाडु में भी गठबंधन के दलों के बीच सीट बंटवारे पर सहमति बनने की खबर सामने आई है। डीएमके और कांग्रेस के बीच बनी सहमति के बारे में जानकारी देते हुए कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा कि तमिलनाडु और पुडुचेरी में डीएमके के साथ औपचारिक गठबंधन हो गया। तमिलनाडु में कांग्रेस 9 सीटों पर और पुडुचेरी में 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी और बाकी सीटों पर डीएमके और अन्य सहयोगी दलों का कांग्रेस समर्थन करेगी। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि हम तमिलनाडु की सभी 40 सीटें जीतेंगे। एनडीए गठबंधन ये प्रचार कर रहा है कि वो जीत रहा है, लेकिन इस चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन देश पर शासन करेगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वायनाड से चुनाव लड़ने की खबरों पर सीपीआई के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद डी राजा ने कहा कि राहुल गांधी प्रदेश नेता नहीं हैं, बल्कि वो एक राष्ट्रीय नेता हैं और कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष हैं। राहुल गांधी को सीधे बीजेपी को चुनौती देने वाली किसी अन्य सीट से चुनाव लड़ने पर प्राथमिकता देनी चाहिए थी। वो इस बात को कहते रहे हैं कि आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा समाज में अशांति और विभाजन के लिए जिम्मेदार है। अगर ऐसा है तो वायनाड से खड़े होकर वो लोगों को क्या संदेश दे रहे हैं? वो किसे अपना प्राथमिक प्रतिद्वंदी मानते हैं, बीजेपी या लेफ्ट को? यह राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के आत्ममंथन करने का विषय है। बता दें कि सीपीआई और कांग्रेस दोनों ही इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं, लेकिन सीपीआई पहले ही राज्य की 4 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार चुकी है। इनमें से ही 1 सीट वायनाड की है, जहां से पार्टी ने एनी राजा को मैदान में उतारा है और यहीं से राहुल गांधी भी दूसरी बार लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। चंडीगढ़ मेयर चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ बीजेपी में शामिल हुए 3 पार्षदों में से 2 ने घर वापसी कर ली है। पूनम देवी और नेहा मुसावत पिछले महीने बीजेपी के साथ जाने वाले आम आदमी पार्टी के 3 पार्षदों में शामिल थीं, लेकिन दोनों ने एक बार फिर वापस आम आदमी पार्टी में लौटने पर इसे घर वापसी बताया है। बता दें कि बीजेपी में शामिल होने के बाद पूनम देवी ने पीएम मोदी की प्रशंसा करते हुए कहा था कि आम आदमी पार्टी झूठों की पार्टी है, लेकिन पीएम मोदी गरीबों और दलितों की मदद करते हैं और मैं उनसे इंस्पायर हूं। आम आदमी पार्टी ने मुझे मेयर पद का उम्मीदवार बनाने का वादा किया था। मेरे पति, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, को जेल भेज दिया गया। आम आदमी पार्टी झूठों की पार्टी है। वहीं अब एक बार फिर आम आदमी पार्टी में वापसी पर पूनम देवी और नेहा मुसावत ने कहा कि गलतफहमियां होती रहती हैं और वे घर वापसी करके खुश हैं। चेक गणराज्य की क्रिस्टीना पेस्कोवा को 71वीं मिस वर्ल्ड चुना गया है। बता दें कि 1996 के बाद यह दूसरी बार था जब भारत में इस प्रतिस्पर्धा का आयोजन किया गया। कल शनिवार देर रात रिजल्ट घोषित किए जाने के बाद मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली पेस्कोवा ने मुंबई में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि मैं बहुत उत्साहित हूँ। मिस वर्ल्ड एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए मैं बहुत मेहनत कर रही थी। मैं जानती हूँ कि मिस वर्ल्ड मंच हमें उन मुद्दों के लिए बोलने की क्षमता देता है जिन्हें हम अहम मानते हैं। मैं जहां तक हो सके अधिक से अधिक बच्चों की मदद करूंगी। वहीं लेबनान की यास्मीन अज़ायतौन को पहला रनर अप चुना गया है और भारत की सीनी शेट्टी इस प्रतियोगिता में 7वें स्थान पर रहीं। गजा में बीते 5 महीनों से जारी युद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पहली बार इजरायल के प्रधानमंत्री के खिलाफ बोला है।
हालांकि अमेरिका अब तक इजराइल की हर संभव मदद करता आया है, लेकिन कल शनिवार को एएफपी की रिपोर्ट के मुताबिक बाइडेन ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि गजा में युद्ध के लिए इजरायली नेता बेंजामिन नेतन्याहू का नजरिया इजराइल की मदद करने से ज्यादा इजराइल को नुकसान पहुंचा रहा है। उन्होंने कहा कि नेतन्याहू को इजराइल की रक्षा करने का अधिकार है, हमास लड़ाकों का पीछा करना जारी रखने का अधिकार है, लेकिन उन्हें अपने द्वारा उठाए जा रहे कदमों के परिणाम स्वरूप खोई जा रही निर्दोष जिंदगियों पर अधिक ध्यान देना चाहिए। बाइडेन ने कहा कि एक रेड लाइन होना बेहद ज़रूरी है। हालांकि उन्होंने तुरंत ये भी कहा कि मैं कभी भी इजराइल नहीं छोड़ने वाला, इजराइल की रक्षा अब भी महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान में आसिफ अली जरदारी को 14वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है और आज रविवार 10 मार्च को वह राष्ट्रपति भवन में पद की शपथ लेंगे। बता दें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सह अध्यक्ष आसिफ अली जरदारी को पीएमएलएन समेत 5 दलों का समर्थन मिला और वह दूसरी बार राष्ट्रपति बनने वाले पहले पाकिस्तानी नेता हैं। हालांकि सिकंदर मिर्जा और परवेज मुशर्रफ 2 बार और अयूब खान 3 बार राष्ट्रपति रह चुके हैं, लेकिन ये सभी सैन्य तानाशाह थे। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।